बिल्कुल लाल, गहरा लाल रंग, उसके बालों की तरह लाल। उसके बाल हल्के सुनहरे लाल से ज्यादा गहरे लाल रंग के हैं, जैसे वही रंग मेरे हाथ से नीचे बह रहा हो। Shinji, crank that, soldier boy. Soldier boy tough. मेरे दोस्तों, यारों, भाइयों, तुम लोग मजाक नहीं कर रहे थे। जो मेल, जो डीएम, जो कमेंट आए मुझे, जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन मिले मुझे कि किस तरह से मैं हाई क्वालिटी फैन डब देख सकूं हाई स्कूल DxD का, भाई तुम दूर दूर तक मजाक नहीं कर रहे थे। एक और बंदा है जो मजाक नहीं कर रहा है, उसका भी डब सुन लो। कहीं हमारे माता पिता की तरह तुम मुझे अकेला छोड़कर तो नहीं चले जाओगे ना भाई? तुम बिल्कुल फिक्र मत करो आशा। लेफ्ट और राइट के बीच में। क्या लेफ्ट और राइट? तुम कहना क्या चाहते हो? तुम ही बताओ, कोई गलती, कोई खामी, कोई दोष या दूर दूर तक कोई चूक तुम्हें इस हिंदी डब में कुछ भी महसूस हुआ? कहीं से भी ये डब तुम्हें ऑफ फील हुआ? क्योंकि मुझे नहीं हुआ। पर फिर भी गो फॉर इट नाकामुरा-कुन और डीमंस ऑफ शैडो रेल्म को हमारा क्रंचीरोल वापस से हिंदी में रीडअप करवाएगा। ये स्टूडियो यूनिवर्सल स्टूडियो का जो काम है उसको पूरा डिलीट करवाएगा, एक नया स्टूडियो हायर करेगा, उससे रीडअप करवाएगा और फिर इन दोनों एनिमे को वापस से रिलीज़ करेगा। और इसके पीछे की जो वजह, जो रीज़न, जो कारण मुझे फील हो रहा है वो है पैसों को लेके। ये जो स्टूडियो है यूनिवर्सल स्टूडियो, इसने अपना काम काफ़ी सही किया। चाहे वॉइस एक्टर चुनना हो, चाहे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी हो, चाहे डायलॉग्स हो, ओवरऑल वाइब हो, कनेक्शन हो, उसने इस पूरे काम को काफ़ी ज़्यादा सही संभाला। और जब ये बंदा क्रंचीरोल के पास गया हो बजट बढ़ाने के लिए, चीज़ों को बेटर करने के लिए, क्रंचीरोल ने इसे कैंसिल कर दिया होगा, एक नया स्टूडियो अपॉइंट किया होगा और वो अब रीडअप करेगा। उसने सोचा होगा 2 एनिमे को डब करने पे जितना पैसा खर्च हो रहा है, कोई और स्टूडियो एक के दाम में ही 2 को डब कर देगा। और इसके पीछे तुम्हें भी पता है रीज़न क्या है। गो फॉर इट नाकामुरा-कुन, हमारी डीमंस ऑफ शैडो रेल्म, इन दोनों को व्यूज़, इंगेजमेंट, वो लाइक नहीं मिल रहा है, उस लेवल का सपोर्ट नहीं आ रहा है। तो क्रंचीरोल ने सोचा सस्ते में काम निपटा देते हैं और ये मेरे दिल को चुभ चुका है। बाकी तुम्हें क्या लगता है नीचे लिख डालना। सो व्हाट्सअप एनीमे का फुल फॉर्म, ऑल नर्ड्स हैविंग इंटरेस्ट इन मैच्योर एंटरटेनमेंट। तुम्हें बच्चे बियो कैसे हो भाइयों? आज के दिन OTT की लाइन लग चुकी है। क्रंचीरोल, नेटफ्लिक्स, अमेज़ॉन, MX प्लेयर, जियो हॉटस्टार, ZEE5, एयरटेल एक्सट्रीम और इन सब के ऊपर से अब सोनी लिव भी आ चुका है। और इन सब में सबसे बड़ा मार्केट शेयर, सबसे ज़्यादा रेवेन्यू, सबसे ज़्यादा पैसा जो बंदा कैश आउट कर रहा है वो है क्रंचीरोल। क्योंकि सोनी लिव उसी का है, क्रंचीरोल उसी का है, सोनी ये उसी का है, कार्टून नेटवर्क भी उसी का है। तो जिस तरीके से वो मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे रूल कर रहा है, एक ही डब को मल्टीपल जगह डाल के रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, भाई इससे तगड़ा टैक्टिक मैंने आज तक नहीं देखा। पर आज की वीडियो का जो मुद्दा है, जो एजेंडा है, जो टॉपिक है, वो है हमारे स्टूडियो फॉर्ज का लेटेस्ट हिंदी डब देखना, हाई स्कूल DxD को हिंदी में फील करना और उसे बड़े बड़े बंदों नेटफ्लिक्स और अमेज़ॉन से कंपेयर करवाना। क्योंकि बच्चों के लिए आज की वीडियो नहीं बनी है। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो, लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और साथ ही साथ मेरे इंस्टा को फॉलो ज़रूर से मार देना। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। इसका नतीजा ये है कि यहाँ लड़के काफ़ी कम हैं। किसी को पता नहीं, इस स्कूल में ज्यादातर लड़कियां ही भरी पड़ी थी। पहले गर्ल्स स्कूल था, अब ये बॉयज स्कूल है, तो यहाँ पर लड़कियां भरी पड़ी है। और ऊपर से यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज स्टूडेंट्स भी कमाल के एकदम सेक्सी माल है। हमारा रास्ता एकदम क्लियर है। हमारी सबसे पहले तुम ये वेबसाइट देखो, चिंता मत करो, मैं डोमेन का नाम मिटा दूंगा, ब्लर कर दूंगा, तुम उसके बारे में मत सोचो। पर जो वेबसाइट है, जिस तरीके से डिज़ाइन हुई है, जो कलर्स हैं, भाई सबसे पहले कोई पॉपअप, कोई रीडायरेक्ट,
कोई ऐड कुछ भी नहीं है। दूसरा, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली है, काफ़ी ज़्यादा फ्रेंडली यूआई है जो देखने में कहीं ना कहीं मज़ा आता है। डब सिर्फ 2 ही दिखे मुझे, पहला हमारा हाई स्कूल DxD और दूसरा डार्क गैदरिंग। और हाई स्कूल DxD का डब जो मैंने अभी सुनाया उसमें ये थोड़ी प्रॉब्लम लगती है कि बार बार स्टूडियो फॉर्ज का नाम आ रहा है, रिपीट हो रहा है, थोड़ा सा वो दिक्कत देता है। और ओवरऑल जो डबिंग हुई है, जो डबिंग की गई है मेन MC के लिए तो भाई कुछ भी मत बोलो, वो चीज़ एब्सोल्यूट सिनेमा है। पर बाकी कैरेक्टर्स में कहीं कहीं पे कमी है, थोड़ी बहुत खलती है, पर जो चीज़ बेस्ट है वो है ओवरऑल वाइब मेंटेन करना। मुझे आज भी याद है जब मैंने हाई स्कूल DxD इंग्लिश डब में देखा था, उस टाइम की बात ही अलग थी। वो मेरा उस समय का फेस था जब मैं एनीमे को एक्सप्लोर कर रहा था, सोच रहा था, उसकी कैटेगरीज बना रहा था, और ये एनीमे मेरे सामने आउट ऑफ द बॉक्स आई। मतलब जिस तरीके से खुली एनीमे थी ना, जिस तरीके से ओपन थी, मैं पहली बार डर गया था देख के कि एनीमे की ये साइड भी है। पर वो टाइम मेरा सबसे गोल्डन पीरियड था और उसी चीज़ को आज इस डब ने मुझे रिलीव करने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया। मैं अंदर से उस पुराने वाले खुद को फील कर पा रहा था और यही डब का सबसे अच्छा काम होता है। पर डब का एक और काम होता है, वो है एक्साइट करना, जिस चीज़ में ये डब थोड़ा सा पीछे रह गया क्योंकि हाई स्कूल DxD से बेटर मुझे डार्क गैदरिंग का डब लगा। ये क्या कर रही हो? तुमने सुना नहीं अंदर जाना खतरे से खाली नहीं है? तुम ठीक हो ना? कुछ हुआ तो नहीं? मुझे वहाँ कोई नहीं दिखा। हो सकता है ये अफवाहें झूठी हो या फिर इनको बढ़ा चढ़ाकर पेश किया हो। तो अब तुमने भी दोनों डब सुन लिए हैं, तो तुम अपना फीडबैक, अपना रिस्पॉन्स, अपना रिएक्शन नीचे लिख डालना। क्योंकि बात रही मेरे जजमेंट की, मेरे कंक्लूज़न की, मेरे फाइनल फीडबैक की, तो मेरे हिसाब से दोनों ही डब अच्छे हैं। क्योंकि डार्क गैदरिंग में कैरेक्टर्स कम थे, डायलॉग्स हैवी नहीं थे, एडिटिंग सिंपल थी, तो वो वाला पूरा एनीमे डबिंग के मामले में बेटर निकलता है। वहीं पे हाई स्कूल DxD कैरेक्टर्स ज़्यादा हैं, डायलॉग्स हैवी हैं, एडिटिंग ज़्यादा चाहिए और बहुत सारा मटेरियल है, तो उस हिसाब से कहीं ना कहीं वो थोड़ा सा सफ़र कर जाता है, थोड़ा सा डाउन स्लोप चला जाता है। पर ओवरऑल हमारे स्टूडियो फॉर्ज ने काम बहुत ही बढ़िया किया है। जो प्रोग्रेस है, जो मेंटेनेंस है, जिस तरीके से ओवरऑल वाइब है, वो सब कुछ संभाल रहे हैं। बस देखना है हाई स्कूल DxD का एपिसोड 2, एपिसोड 3, एपिसोड 4 किस तरीके से टर्न लेता है, किस डायरेक्शन में जाता है, किस तरीके से इम्प्रूव होता है। वो चीज़ हमारे फाइनल कंक्लूज़न, हमारे फाइनल स्टेटमेंट को कहीं ना कहीं इम्पैक्ट करेगा। क्या बनाया तुमने? कैसी आकृति बनाई? तुमने कौन सा जादू बनाया? मुझे नहीं पता, बस किताब के चित्र की नकल की थी। नेटफ्लिक्स का डब है तो ये मतलब नहीं है कि सोने का चम्मच लेके पैदा होगा। विच हैट अटेलिए का हिंदी डब कहीं ना कहीं हिट और मिस है। बहुत ही ज़्यादा रस्ट, बहुत ही ज़्यादा जल्दबाजी में और बहुत ही ज़्यादा गलतियों के साथ किया गया ये नेटफ्लिक्स का पहला डब है जो मुझे डिसअपॉइंट कर रहा है। देखो यारो, इसके पीछे मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। पहला, मैंने विच हैट अटेलिए को जैपनीज़ में देख रखा है, मैंने इंग्लिश डब में भी देख रखा है और आज मैंने यही एपिसोड हिंदी में भी देखा। तो हो सकता हो मल्टीपल एक्सपीरियंस के कारण, मल्टीपल वॉइसेस को सुनने के बाद मेरे अंदर एक बायस आ गया हो, मेरे अंदर इंग्लिश को लेके एक कॉम्प्लेक्स जाग गया हो। मे बी जिस तरीके की आवाज़ मैं सोच रहा था, जैसा इमेजिन कर रहा था, जो एक्सपेक्टेशंस थी, वो मेरी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जो चीज़ मुझे मिली, जो चीज़ मेरे तक पहुंची, मैं उसकी उतनी वैल्यू नहीं कर पा रहा हूँ। उसके लिए मैं उतना ज़्यादा थैंक यू, उतना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड, उतना ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं बन पा रहा हूँ। और तीसरा रीज़न हो सकता है कि शायद नेटफ्लिक्स थोड़ा सा जल्दबाजी में था, थोड़ा सा कैरेक्टर्स को लेके जल्दबाजी कर रहा था। पर ओवरऑल जो डबिंग मिली है, जो डबिंग नेटफ्लिक्स ने की है, जिस तरीके से की है और फाइनली जिस तरीके से विच हैट अटेलिए हम तक पहुँचा है, मैं खुश हूँ। बाकी तुमने अगर देख लिया है तो नीचे बता देना अपना एक्सपीरियंस। सत्ता की तुम्हारी कभी न मिटने वाली प्यास धीरे धीरे तुम्हें एक हत्यारा बना देगी। खामोश मेरी वफादार प्रजा। इंसान कितने मूर्ख होते हैं।
तुम्हारे पास एलिस नोर का क्रेस्ट है ना? मुझे मत मारो। इसका मतलब ये कि क्या तुम भी मर चुकी हो? मेरे लाइफ के टॉप के कुछ मूवीज़ में, चाहे वो वुल्फ चिल्ड्रन हो, द गर्ल हु लिव्ड थ्रू टाइम हो, द बॉय एंड द बीस्ट हो या समर वॉर्स हो, इन सब में होसुदा सर का हाथ बहुत बड़ा रहा है। उनकी क्रिएटिविटी, उनका पूरा डायरेक्शन, उनका एक्सप्रेशन देने का तरीका मेरे दिल को छू गया है। पर उनकी लेटेस्ट मूवी स्कारलेट एक काफ़ी बड़े बैकड्रॉप के साथ आती है, उनके पिछले लेगेसी को संभाल नहीं पाती है। मूवी कंफ्यूजिंग लगती है, कहीं कहीं पे लंबी फील होती है, एग्जैजरेटेड लगती है, पर एक चीज़ जो मूवी को बचाता है, संभालता है, अवार्ड से लेके मल्टीपल कंट्रीज़ के रिलीज़ तक, और आज हमारे बात करने के मोटिव में जो एक चीज़ सबसे बड़ा रोल निभाता है वो है इसका एनिमेशन, जो टॉप टियर है, जो पीक है, जिसके दम पे ये एनीमे इतने आगे तक पहुंच पाई है। पर एक चीज़ और है जो इस एनीमे को पीक बनाता है, वो है इसका हिंदी डब। मैं एक हफ्ते पहले ही बात कर रहा था कि किस तरीके से अमेज़ॉन प्राइम ने निप्पो सांगाकू की डबिंग एकदम भाई फाड़ की है, और आज हमारे स्कारलेट की भी जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो डायलॉग्स हैं, जो मिक्सिंग, जो मॉड्यूलेशन, ओवरऑल जो स्टोरी, सबको ये पूरी डबिंग संभाल लेती है, मज़े दिलाती है। एक एक सीन को सच में ब्यूटीफुली क्राफ्टेड करने के साथ हमें कनेक्टेड भी फील करवाती है। और यही तो मतलब होता है डबिंग का, कि हमें जो चीज़ उतनी पसंद नहीं भी आ रही है, हम बस आवाज़ सुन के ही थम जाएं, रुक जाएं, उसके साथ जुड़ जाएं। और इस डबिंग ने ये चीज़ भरपूर पूरा प्यार से काफ़ी तगड़ेपन में किया है। तो अगर तुम्हें आँखों को राहत देने वाला एनिमेशन देखना है, थोड़ा टाइम पास करना है, थोड़ा सा कोई नए स्टोरी को एक्सप्लोर करना है, तो स्कारलेट एक काफ़ी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। और आज की वीडियो को एंड करते करते, कंक्लूड करते करते मैं कहना चाहूँगा, अमेज़ॉन प्राइम नंबर 1 पे निकला है। आज हमने जितनी भी बात की, अमेज़ॉन प्राइम ने सबको बीट किया। दूसरे पे है स्टूडियो फोर्ज, जिसने जो इम्प्रूवमेंट की है, जिस तरीके से अपने काम को संभाला है, देखा है, फैंस के लिए सोचा है, वो चीज़ सच में इम्पेकेबल है। और इन फैन डबर्स का होना ज़रूरी है, ताकि ऑफिशियल वाले थोड़ा सा मेहनत बढ़ा दें, थोड़ा सा मेहनत और करें। और फाइनली नेटफ्लिक्स, जो अपना काम आज तक तो अच्छा करता आया है, बस हमारी कोको के साथ, हमारी विच हैट अटैली के साथ थोड़ा सा डाउनस्ट्रीम हो गया, थोड़ा सा चूक गया। पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ आगे के एपिसोड के साथ ये भी इम्प्रूव होगा। बाकी तुम क्या सोचते हो, तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारा क्या मानना है, तुम्हारा क्या कहना है, सब कुछ नीचे बता देना। मैं मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। 言葉なんかじゃ何一つ叶わないわか